Assalamualaikum students, Dr. Rabia here. In today's lecture we are going to discuss about the physiochemical principles, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ना है pH और बफर्स वगैरह, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये कुछ टर्म्स हैं. pH क्या है, ये इसको हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम इसको डोनेट कर सकते हैं और किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम बोलते हैं. और कुछ जो है ना वो हम बॉडी फ्लूइड्स का किस तरह से जो है वो pH मतलब कुछ बॉडी के फ्लूइड्स की pH क्या होगी. सो लेट्स बिगिन विद द pH. कि pH की डेफिनेशन क्या होती है कि pH जो है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10. सिंपल वर्ड्स में आप ये भी लिख सकते हो कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, pH होती है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मोल्स पर लीटर. मतलब हम डेफिनेशन को ही अगर हम इसकी इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और ये जो बेस ऑफ 10 है ये हमारे पास क्या है कि अभी जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि बेस ऑफ नोटेशन क्या है. जो लॉगरिथम है, जो मैथ्स है, उसका एक लॉ है या उसकी एक रूल है, वो ये होता है कि अगर आपने एक बात याद रखो कि जब आपने pH को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो आपने नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस इक्वेशन को लिखना है. जब आपने इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है तो फिर आपने log 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखना है. इस तरह से कि जो यहाँ पे भी उसने बताया भी हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं. उसने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास जो प्योर वाटर है या फिर न्यूट्रल जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनकी जो pH होती है वो 7 होती है. ये तो हमें पता है ना कि pH की जो रेंज होती है वो 0 to 14 होती है और 7 न्यूट्रल होती है और 7 से नीचे जो होगी वो हमारे पास यानी 0 वाली साइड पे जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, एसिडिक. और 7 से ऊपर वाली की तरफ जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, अल्कलाइन. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द 7. ठीक है, तो इससे नीचे 0 से 7 की रेंज में जो होगी वो एसिडिक होगी, जो 7 to 14 की रेंज में होगी वो अल्कलाइन होगी. अच्छा, अब जो न्यूट्रल आपके एक्वस सॉल्यूशंस वगैरह हैं, ये जो आपका प्योर वाटर है उसकी जो pH होती है वो हमारे पास क्या होती है, 7 होती है. pH का मतलब क्या है कि वाटर जब डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर तो उस आयंस की डिसोसिएशन के बाद हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब वाटर ने डिसोसिएट होना है तो फिर हमारे पास क्या होंगे, 10⁻⁻⁷ जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी. और यही हमें बता रहा है कि हमारे पास क्या है, वाटर की pH कितनी होगी, 7 होगी. अब ये क्या था कि हमारे पास जो है वो वाटर जो था वो जब डिसोसिएट हुआ अपने आयंस के अंदर तो हाइड्रोजन आयन बन गए और हाइड्रोक्सिल आयन बन गए. हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी यानी 10⁻⁷ मोल पर लीटर होगी. ठीक हो गया. ये हमारे पास आ गया न्यूट्रल जो हैं आपके सॉल्यूशंस या वाटर या फिर न्यूट्रल जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास होगी 10⁻⁷. अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि ये 7 कैसे आएगी. ये साइंटिफिक नोटेशन है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो नेगेटिव फॉर्म में या फिर आप इसको जो है वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो pH को. जब आपने बगैर मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखना तो फिर आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ क्या लगाना है, माइनस. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में लिख सकते हो या फिर आप pH इज इक्वल्स टू log इंटू 1/10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. किस तरह से ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास
log 10 की वैल्यू होती है, हमारे पास log जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो हम जो नेचुरल लॉगरिथम है या नेचुरल log जो है उसको हम log 10 जो होती है वो वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। तो जो log 10 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा, हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं कि हमने क्या कहा 7 किस तरह से आएगी, हमने तो भी यहाँ पे पढ़ा 10⁻⁻7। तो जो हमारे पास जो उसकी एक्सपोनेंशियल टर्म होगी या जो उसकी पावर होगी वो हमारे पास किस तरह से होगी, हम pH को किस तरह से लिख सकते हैं, is an index of exponential term obtained by writing the molar concentration of hydrogen ion as power of 10 omitting the negative sign of the term। अब ये बताना चाह रहा है कि ये हमने नेगेटिव साइन क्यों ख़त्म किया है। इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या नई कहानी डाली है, जो मतलब ओरिजिनल, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करें जो ओरिजिनल जो है ना वो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है pH। बाय डेफिनेशन भी हमने यही कहा था कि नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम कहते हैं कि हमें ये नेगेटिव नहीं पसंद, तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस log की जो हमारे पास कंसंट्रेशन वैल्यू आई है यानी 10 जो आपकी 7 आई है फॉर एग्ज़ाम्पल, इस 7 को हमने क्या कहा कि हमारे पास pH जो है वो 7 है। अब हमने मतलब अगर नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखोगे तो आप -log इंटू 7 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिखोगे। लेकिन हमें ये नेगेटिव नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमने इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करना है कि log 10 की पावर बना देनी है इस 7 को, 1 इंटू 10⁻⁻7, और ये log इज इक्वल्स टू 1 ओवर 10⁻⁻7 के फॉर्म में आएगा। इस तरह से हम इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन भी है कि हम किस तरह से log pH को जो है वो लिख सकते हैं। दोबारा बताने जा रही हूँ, pH हमारे पास क्या है, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो pH होती है। बाय डेफिनेशन हमने ये इक्वेशन लिख ली, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम कहते हैं कि जी हमें ये नेगेटिव नहीं चाहिए, तो फिर इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, pH इज इक्वल्स टू log इंटू 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और यही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है कि हम जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, वो जब हम उसको पावर में ले जाते हैं 10⁻, मतलब उसको 10 की पावर बना देते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो pH बन जाती है और नेगेटिव साइन जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हमने 7 की एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 2 है, मतलब 2 मोलर कंसंट्रेशन है, तो फिर हम क्या करेंगे कि 1 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, और ये हमारा जो नेगेटिव साइन है जो log के साथ लगा हुआ ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी एसिडिक के साथ हो गई एग्जांपल एक कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी 1 इंटू 10⁻⁻10 होगी, जो कि अल्कलाइन की तरफ है, तो फिर हमारे पास उसकी pH की जो सॉल्यूशन की pH होगी वो क्या होगी 10 होगी। यानी हमने क्या बना देना है, जो आपकी मोलर कंसंट्रेशन है उसको पावर बना देना है, 10 की पावर बना देना है, और नेगेटिव साइन को हमने ख़त्म कर देना है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। हमने एक न्यूट्रल की एग्जांपल के साथ किया, एक एसिडिक की एग्जांपल के साथ किया और एक अल्कलाइन की एग्जांपल के साथ किया। तीनों एग्जांपल्स दोबारा बता देती हूँ कि न्यूट्रल जो था वो हमारे पास 10⁻⁻7 मोलर कंसंट्रेशन थी, यानी हमारे पास डिसोसिएशन से क्या आया 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन बने थे वाटर की डिसोसिएशन से, जो हमने ली एग्जांपल। तो फिर हमने इसको क्या किया कि हमने pH क्या बन गई 7 बन गई। अब अगर आप इसको मतलब कैलकुलेट करोगे तो हमें इसका आंसर 7 ही मिलेगा। और हमने क्या करना है कि इस जो हमारा आपका क्या कहते हैं, जो आपकी इस केस में जो कोफिशिएंट होगी यानी जो 7 है ये आपका log की फॉर्म में क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी, किसकी पावर 10 की पावर, और जो नेगेटिव साइन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये न्यूट्रल के साथ होगी। हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया, हमने कहा कि हमारे पास कोई सा भी सपोज कर लें कि कोई सा भी एसिड था, उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन वो जब डिसोसिएट हुआ तो उसकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी वो 10⁻⁻2 थी। अब ये -2 का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब क्या है कि उसकी pH जो होगी वो 2 होगी, यानी जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अब इस फॉर्म में हमने जब लिखना है तो फिर हमारे पास उसकी क्या बन जाएगी, आपका क्या कहते हैं, इस फॉर्म में जब हमने लिखना है पावर वाली फॉर्म में, ये log वाली फॉर्म में, तो फिर हमने उसको क्या करना है कि 1 इंटू 10⁻⁻2 कर देना है।
ठीक है, जो कॉफिशेंट है वो पावर बना देना है, 10 की पावर बना देना है, और साइन जो है वो हमने चेंज कर देना है। ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ हो गई एग्जांपल। अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ अगर हम देखें तो अल्कलाइन हमें पता है कि 7 to 14 की रेंज में कहीं फॉल करेगा। हमने 10 की एग्जांपल ले ली कि हमारे पास कोई सा भी सॉल्यूशन जो है जिसकी मोलर कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या 1 × 10⁻⁻10 है, तो फिर हमारे पास उसकी जो pH होगी वो हमारे पास क्या होगी 10 होगी। अब हम बता रहे हैं कि जो हमारे पास pH स्केल में जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 14 होती है, 7 न्यूट्रल होती है, 7 से ज़्यादा ऊपर होगी, 7 से कम होगी मतलब, तो फिर हमारे पास क्या होगी एसिडिक होगी, और 7 से ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन होगी। यानी 7 to 14 के बीच में होगी तो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, 0 to 7 के बीच में होगी तो एसिडिक सोल्यूशन होगा। ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये हम इसको रिलेट करते हैं। अब अगर आप यहाँ से देखो तो हमारे पास राइज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन पीएच। यानी जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ जानी शुरू होगी, यानी 7 से ड्रॉप करना शुरू होगी और पीएच जो होगी वो डिक्रीज होगी। सेम केस होगा फॉल के साथ कि जब आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो फिर हमारे पास पीएच जो है वो इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच इनवर्स रिलेशन के साथ है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच जो है वो इंक्रीज होगी। अगर तो आपका वन टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है पीएच, तो फिर आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रिलेटिवली जो है वो 10 फोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी जो पीएच है सपोज कर लें वो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁻ जो है वो सपोज 4 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि ये हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करा रहे हैं। अगर ये यहाँ से ये वैल्यू वन टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम हेंडरसन-हासेलबैक इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम पहले जनरल फार्मूले से देखेंगे कि जो साइंटिस्ट ने लिया था, उसने एक वीक एसिड लिया था जिसको उसने नेम दे दिया था HA। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए थे या डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस पे वर्क किया था और अपने डिफरेंट जो है वो थॉट्स दिए थे। जो हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास क्या है कि एसिड जो होता है वो हमारे पास प्रोटॉन डोनर होता है, जबकि बेस जो होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। ओके, तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये आपके साइंटिस्ट हेंडरसन साइंटिस्ट ने हमारे पास एक वीक एसिड लिया जिसको हमने कोई सा भी जनरल एसिड लिया, HA कह दिया। ये एसिड जो है वो आयोनाइज हुआ अपने एसोसिएटेड आयंस के अंदर, यानी एसिड क्या था HA, अब ये डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयंस के अंदर और अपनी कॉन्जुगेट बेस के अंदर। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। अब हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, पीएच फाइंड आउट करनी है किसी भी जो है वो सॉल्यूशन की या किसी भी एसिड की या बेस की, किसी भी स्पीशी की, मॉलिक्यूल की। तो फिर हमने अब क्या करनी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे और इस हाइड्रोजन आयन को जो है वो हम यहीं पड़ा रहने देंगे, यानी हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ये हमारे पास K के साथ चला जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास दूसरी तरफ राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे चला जाएगा। हमने उसी इक्वेशन को जो है वो क्या कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए थी, यहीं पड़ा रहेगा। ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमने निकाल दी, हाइड्रोजन आयन को सेपरेट कर दिया। K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ द बेस। अब हमने बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या था,
नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे अभी सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसके साथ हमने लॉग नहीं लगाया हुआ, तो फिर हम इसको इक्वेशन की दोनों साइड्स को लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा। इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो के के साथ लॉग अलग आएगा, इस सारे यूनिट के साथ लॉग अलग आएगा। लॉग के प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास अभी भी एक चीज़ की कमी है बाय डेफिनेशन कि हमारे पास पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मौजूद है, तो अब हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन से बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। जब नेगेटिव साइन से दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये पीएच बन गया। नेगेटिव लॉग ऑफ के जो है वो हमारे पास क्या बन गया, पी के बन गया। और ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, जिसमें हम इन वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर हमारे पास निकल आएगी इस इक्वेशन के अंदर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगी। और ये जो नेगेटिव लॉग ऑफ पी के है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के जो है वो पी के बन जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास पूरी एक हेंडरसन इक्वेशन आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि पी एच इज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। ये हमारे पास इक्वेशन है टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ एनी ऑफ द सॉल्यूशन, कि हमने किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करना है तो हमें पी के ए पता होना चाहिए उस सॉल्यूशन का, और फिर हम उसके कॉन्जुगेट बेस और एसिड के जो है वो कंसंट्रेशन का रेशो ले लेंगे और उसका लॉग ले लेंगे तो हमें पीएच जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं बॉडी के अंदर जिसकी पीएच जो है वो उसने बताई हुई है। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाटिक जूस की जो है वो हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे पास वो सिक्रीशंस है जो पेनक्रियास से रिलीज़ की जाती हैं, उसकी जो पीएच रेंज है वो 7.5 to 8.0 है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन है, 7 से थोड़ा सा ऊपर है। ब्लड की अगर आप बात करोगे तो 7.35 से 7.45 जो है वो उसकी रेंज है, स्लाइटली अल्कलाइन है। सलाइवा 6.4 to 7.0 यानी आपकी स्लाइटली एसिडिक है। दीज आर सम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स जिसकी उसने पीएच जो है वो बताई हुई है हमें। अब आपने यहाँ पे एक बात जो है वो ये बताई हुई है कि हमारे पास जो एसिडिक या अल्कलाइन टर्म्स हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। यानी एक चीज़ एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो एज इट इज़ नहीं है, हम उसको रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको एग्जांपल से जो वो बात क्लियर हो जाएगी वो किस तरह से कि हमारे पास जो एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच जो है वो क्या होगी 3 होगी, जबकि एक सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच जो है वो 4.5 है। अब इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये हमारे पास रिलेटिव वैल्यू होती है जिसको हम रिलेट करते हैं। यानी 3.0 वाला सॉल्यूशन जो होगा वो मोर एसिडिक होगा दैन दैट ऑफ द 4.5, और अगर आप 4.5 को कंपेयर करोगे विद दैट ऑफ द 6.5 तो हमारे पास 4.5 वाला जो होगा वो मोर एसिडिक इन नेचर होगा एज़ कम्पेयर टू 6.5। तो इस तरह से आप जो है हम कहते हैं कि ये जो एसिडिक और बेसिक टर्म्स हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं होती, ये रिलेटिव होती हैं, हम इसको किसी के साथ रिलेट करके जो है वो बता रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है। सबसे पहली जो उसकी पीएच की इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास होम्योस्टेसिस होता है कि आपका जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा या ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपकी प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, और जो कैटालाइसिस है जो मेटाबॉलिज्म लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया कि पीएच जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए जो है वो एसेंशियल है। किस तरह से कि हमारे पास जो है वो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से जो है वो बॉडी में हो रहा होता है, और वो किस तरह से एक छोटी सी लिमिटेड रेंज के अंदर आइडियल कंडीशन के अंदर जो है वो उसको रिक्वायर्ड होती है टू कैरी आउट इट्स प्रॉपर फंक्शन। अब जब वो नहीं होगा, जब एक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमारे पास उतनी पीएच नहीं है, उतना टेम्परेचर नहीं है, उतना जो है वो हमारे पास एंजाइम सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो फिर मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सर्वाइवल किस तरह से जो होगा वो होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो होगी कि हमारे पास जो पीएच है वो हम लोग एंजाइम्स में भी पढ़ कर आए थे कि हमारे पास एंजाइम्स जो है वो अपनी ऑप्टिमम पीएच के ऊपर जो है वो
मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। अब जब मैक्सिमम आउटपुट आएगी तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो उसी हिसाब से चल रहा होगा। ये हो गया हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड्स हैं और या ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं वो अपनी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस जो है उस वो क्या होती है, एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक होता है, फॉर एग्जांपल 1.2। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अब अगर उसको एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो पेप्सिन वर्कआउट नहीं करेगा, पेप्सिन वर्कआउट नहीं करेगा तो प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी, और जब प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी तो फिर उसके इनटेक का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। प्रोटीन अपनी डिग्रेडेड फॉर्म में अमाइनो एसिड जो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो आपको डाइट से ही लेने हैं। डाइट में आप ले रहे हो लेकिन गैस्ट्रिक जूस का जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है तो वो उसकी डाइजेशन सही से नहीं होगी, वो बॉडी को अवेलेबल नहीं होगा, बॉडी जो होगी वो अनेबल होगी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। और जब बॉडी प्रोटीन अवेलेबल नहीं होगी तो बॉडी की जो ग्रोथ होगी, जो स्केलेटल मसल होगा वो प्रॉपर सही से बनेगा नहीं। ये हमारे पास एक पहला काम हो गया कि हमारे पास क्या है कि पीएच जो है वो हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एंड द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द प्रोटीन। अब हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ कि हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यूबिटाराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब ज़्यूबिटाराइन क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज़्यूबिटाराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। अब ये चार्जेस की अपीयरेंस जो है वो पीएच पर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी जो ज़्यूबिटाराइन के ऊपर चार्जेस आएंगे वो पीएच पर डिपेंड करेगी। ये जो पीएच जो होगी, जो फ्लक्चुएट करेगी, उसके फ्लक्चुएशन के रिजल्ट में हमारे पास जो ज़्यूबिटाराइन के ऊपर आयोनाइज्ड चार्ज होंगे वो चेंज करेंगे, वो चेंज होंगे। उसके चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। यानी अब आप लोग इसको रिलेट करो विद दैट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर पढ़कर आए थे कि हमारे पास किस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। सिंपल अमाइनो एसिड या प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था। सेकेंडरी के अंदर हमने पढ़ा आपके अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स के, वही जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वाला अल्फा स्ट्रक्चर जो था वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था वो क्या हुआ, अपना ये राउंड ट्विस्ट खा गया और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। और उसकी ट्विस्टिंग हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से जो हैं वो फैक्टर्स के थ्रू हो रही है। टर्शरी के अंदर हमारे पास आयंस बॉन्ड्स वगैरह आने शुरू हो गए थे। तो वो आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनेगा कि जब प्रोटीन या अमाइनो एसिड के ऊपर चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और वो चार्जेस जो हैं वो पीएच से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब जब पीएच प्रोटीन का अपना 3D स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहेगा तो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन करेगी, क्योंकि आप टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन के अंदर पढ़ कर आए थे कि हमारे पास ये जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। खाली आप सीक्वेंस के साथ अमाइनो एसिड्स लगा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन फंक्शनल हो जाएगी। प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के लिए उसका जो 3D स्ट्रक्चर है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन होना ज़रूरी है। तो जब तक 3D स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी। तो फिर 3D स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन है, या 3D स्ट्रक्चर का जो है वो आपका क्या कहते हैं मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है, ज़्यूबिटाराइन है, और वो ज़्यूबिटाराइन जो है वो पीएच पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से पीएच जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड की प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ साथ उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो ज़रूरी है। अब अगला हमारा स्ट्रक्चर है पीएच एंड गिब्स डॉनिन इफेक्ट। अब इसमें उसने ये बताया हुआ है कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच है उस पीएच पे जो बॉडी की जो प्रोटीन्स होती हैं वो एनाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब प्रोटीन के ऊपर एनाइन यानी नेगेटिव चार्जेस होंगे। प्रोटीन अब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इजीली मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकेगा। ये अब एक इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक बड़ी सी चीज़ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये फिक्स्ड है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस फिक्स्ड है। यानी फॉर एग्जांपल सेल के अंदर की हम प्रोटीन की बात करेंगे तो सेल के अंदर की जो प्रोटीन होगी वो एनाइन फॉर्म के अंदर पड़ी हुई होगी। अब ये नेगेटिव चार्ज तो यहीं रहेगा, जो बाकी क्या कहते हैं चार्जेस का जो फ्लो होगा वो बाकी आयंस के थ्रू पॉसिबल होगा। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस 16 हैं
और इसमें से जो प्रोटीन के ऊपर पड़ा हुआ है वो -6 है, तो -6 प्रोटीन का तो रहेगा ही रहेगा। तो बाकी जो चेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजिबल एनाइंस और कैटाइंस के थ्रू होगा। ये -6 फिक्स रहेगा जो कि प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ है। इस 16 को मेंटेन करने के लिए जो डिफ्यूजिबल कैटाइंस और एनाइंस होंगे वो फ्लो करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह से जो पीएच होगी वो सेल की और सेल के बाहर के फ्लूइड की मेंटेन की जाएगी। दिस इज़ द गिब्स डोनन इफेक्ट, कि हमारे पास जो प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव आयन पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ प्रोटीन के अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है। जो चेंज आएगा वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल कैटाइंस एंड एनाइंस ऑन द 2 साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा, यानी मेम्ब्रेन के आर और पार जो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा वो कैटाइन और एनाइन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा। अब किस तरह से होगा कि जो डिफ्यूजिबल कैटाइंस होंगे यानी पॉजिटिव चार्जेस आयंस जो होंगे वो किस साइड पे, मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पे हायर कंसंट्रेशन के अंदर पड़े हुए होंगे, वो उस साइड पे पड़े हुए होंगे जहाँ पे प्रोटीन होगी। यानी इस -6 को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट करने के लिए या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके बैलेंस को पूरा करने के लिए हमारे पास जो कैटाइंस चार्जेस होंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ज़्यादा अंदर की तरफ होंगे, कम बाहर की तरफ होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, -6 चार्ज पड़ा हुआ है। और जो हमारे पास डिफ्यूजिबल एनाइन आयंस होंगे वो हमारे पास मेम्ब्रेन के ऑपोजिट साइड पे जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। और पीएच जो है वो इसकी इस इक्विलिब्रियम के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। मतलब सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन की पीएच होगी वो इस तरह से मेंटेन रखी जाएगी, और जब पीएच अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर होगी तो उसके अंदर पड़े हुए, सेल के अंदर पड़े हुए ऑर्गेनेली जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकेंगे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि इम्पोर्टेंस है, बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है पीएच की, वो क्या है कि आयनिक स्टेट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स वगैरह। हमारे पास ये जो लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं वो क्या हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, आइदर कैटाइन या एनाइन। आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। 7 pH के ऊपर हमारे पास जो लाइसाइल फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, जबकि हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। हमारे पास वो लिपिड्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब इस लिपिड के ऊपर चार्जेस के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर होता है, और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब ऑल्टर होगा तो फिर उस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस होगा या फ्लो होगा अक्रॉस द सेल। सेल के बाहर पड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो अंदर आएंगी, जैसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ कर आए थे। तो सेम केस हमारे पास यही है कि ये जो पीएच जो है वो हमारे पास, ये जब लिपिड्स के ऊपर चार्जेस चेंज होंगे तो उस चार्जेस के चेंज होने की वजह से हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऑल्टर होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप दरवाजे की कुंडी बंद करते हो और खोलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब लॉक होगा तो उसकी पीएच अकॉर्डिंगली होगी, और जब पीएच चेंज होगी यानी वो नीचे आएगी, ठीक है, अनलॉक होगा तो उसका जो है क्या कहते हैं, पीएच ऑल्टर होगी। इस तरह से जो है वो दरवाज़ा खुलेगा और बंद होगा, और इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। सेम केस विद दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक तरह से दरवाजे को कंसीडर करो, वो हर किसी को ना अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी सेल के अंदर। अब इसकी जो कुंडी का काम कर रहा है, उसके लॉक का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये चार्जेस ऑन द लिपिड्स काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जब सारे प्रोटीन के ऊपर अपीयर होना शुरू होंगे तो फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू होंगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यानी सारी चीज़ें ईजिली फ्लो करके अंदर नहीं आ जाएंगी। नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, दरवाज़ा खुल जाएगा और इजीली जो चीज़ें होंगी वो अंदर आएंगी। तो हमारे पास ये जो पीएच है ये इन चार्जेस की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चार्जेस को लाने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इस तरह से हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जो है वो चेंज होगा, और उस चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ये था हमारा पीएच का सारा पोर्शन। अब हम बफर पढ़ लेते हैं। बफर हमारे पास वो सोल्यूशन होता है जो कि रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली। अब हमारे पास कोई सा भी एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हम साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमने कोई सा भी एसिड या बेस डालना है,
तो एसिड के बेस के डालने की वजह से हमारे पास पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। जो बफर्स हैं वो हमारे पास क्या काम करते हैं कि उस एसिड या बेस को डालने के बावजूद हमारे पास जो पीएच है सॉल्यूशन की वो ओरिजिनल रहे, वो चेंज ना हो, वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। यानी बफर सॉल्यूशन हमारे पास रेजिस्ट करता है पीएच की चेंज को स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली डालने के बाद। बफरिंग एक्शन क्या है कि प्रोसेस बाय विच एडिड हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस आर रिमूव्ड इज नोन एज बफरिंग एक्शन। कि एसिड या अल्कली को सॉल्यूशन में डालने के बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस होंगे या हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे उसको रिमूव किया जाएगा, उसको हम बफरिंग एक्शन बोलेंगे। और जो हमारे पास किस हद तक वो रेजिस्ट कर सकता है चेंज इन पीएच को, वो हमारे पास बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है। कि एक बफरिंग सॉल्यूशन जो है वो किस हद तक चेंज कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने जो है वो 5 लीटर जो है वो एसिड डाला टू सम सॉल्यूशन, उसके बाद 5 तक तो उसके पास रेजिस्टेंस थी, जैसे ही हम 6 पे गए तो फिर बफर सॉल्यूशन भी काम करना छोड़ दिया। तो ये जो 5 कैपेसिटी है ये हमारे पास क्या होगी, बफरिंग कैपेसिटी, वो आखिरी लिमिट जहाँ तक आपका बफर जो है, बफर सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्ट कर सकता है, उसको हम बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और ये डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स, कि बफर खुद किससे मिलकर बना हुआ है। बफर सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन है जो रेजिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन है तो मतलब आम सी बात है कि एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ होगा, तो फिर हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बफर के सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं जिससे वो खुद मिलकर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और ये कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जो है वो अचीव की जाती है जब आप सेम कंसंट्रेशन रखते हो सॉल्ट की और एसिड की। अभी हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यानी एसिड और उसके सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होगा बफर, या फिर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन मिलकर जो है वो क्या करेगा, बफर के तौर पर काम करेगा। इसी तरह से वीक बेस और वीक बेस की सॉल्ट जो है वो एक बफर सॉल्यूशन के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड जो हैं ये हमारे पास क्या है, वीक बेस और उसकी सॉल्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो बफर है वो हाइड्रोजन आयन को बॉडी से रिमूव नहीं करा सकता, ये सिर्फ एक शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है। यानी ये टेम्परेरली क्या करता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है अगर बढ़ रही है तो फिर हमारे पास पीएच जो होगी वो ड्रॉप होगी, यानी एसिडिक की तरफ एनवायरनमेंट जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर बफर ने क्या काम करना है, इस हाइड्रोजन आयन को उठा के अपने साथ बाइंड कर लेना है और इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ होने से बचाना है। उसके बाद ये फिर हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो किडनी की तरफ ले जाए जाएंगे और किडनी से जो है वो बाहर, बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। बहुत सारे बफर्स लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार हो सकते हैं और बहुत सारी जो है वो नेचर ने भी जो है वो लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो बफर के तौर पे एक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि बफर काम किस तरह से कर सकता है। अभी हमने पढ़ा कि बफर के अंदर या तो वीक एसिड विद इट्स सॉल्ट होगा या फिर वीक बेस विद इट्स सॉल्ट होगी, यानी एसिड और उसकी सॉल्ट होगी, बेस या उसकी सॉल्ट होगी। ठीक हो गया। अब ये क्या होगा कि हमारे पास वीक एसिड है तो वीक एसिड इजीली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, जबकि उसकी जो सॉल्ट होगी वो इजीली आयोनाइज हो जाएगी लार्ज एक्सटेंट तक। ठीक है, यानी हमने अभी बफर एक्शन को समझना है कि बफर एक्शन किस तरह से या बफर सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से रेजिस्ट करता है टू चेंज इन पीएच। तो अभी हम बफर सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन हमने एक लिया जिसमें हमने एसिटिक एसिड, वीक एसिड लिया और उसकी बेस ली और उसकी सॉल्ट ली। ठीक है, ये हमारा हो गया बफर सॉल्यूशन। अब हमने क्या कहा था कि बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो वो वीक हो। अब जब वीक एसिड होगा तो वो इजीली आयोनाइज नहीं होगा, जबकि उसकी जो सॉल्ट होगी वो इजीली आयोनाइज हो जाएगी। अब हम इसको फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, हमने कहा कि ये क्या है, इजीली आयोनाइजेबल नहीं है।
ये आयोनाइज होगा तो किस फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में और एसिटेट आयन की फॉर्म में होगा। ये हमारे पास इसका हो गया एसिटिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये अपने सोडियम आयन की फॉर्म में और एसिटिक की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने एसिड और बेस डाल के देखना है कि किस तरह से ये रेजिस्ट करेगा। इस बफर सॉल्यूशन के अंदर जब हम एक एसिड डालेंगे, हमने कहा सपोज हम HCl ऐड कर रहे हैं विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमने किसके अंदर डालना है, इस बफर सॉल्यूशन के अंदर जब हमने एसिड को डालना है तो फिर एसिड क्या होगा, डिसोसिएट होगा इनटू इट्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन होगा ये टेकन अप कर लिया जाएगा बाय द क्या कहते हैं इस सॉल्ट की एसिटेट आयन से। अच्छा जी, when an acid is added, the acetate ions of the buffer bind with the hydrogen ion to form the acetic acid which is weakly ionizing. Therefore the pH due to acid is resisted by the buffer. कि अब इस बफर सॉल्यूशन के थ्रू हमने एसिड डाला तो एसिड ऐड करने के बाद ये एसिड तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, हाइड्रोजन आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है जो कि HCl से आ रहे हैं, ये कौन ले लेगा, ये एसिटेट आयन ले लेंगे और ये एसिटेट आयन लेगा तो किसके अंदर चला जाएगा, एसिटिक एसिड के अंदर। अब ये एसिटिक एसिड जो है उसकी जो डिसोसिएशन कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी ये ईजिली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता। अब जब ये ईजिली डिसोसिएट नहीं होगा तो एसिडिक फॉर्म में ही रहेगा, अपनी डिसोसिएशन में नहीं जाएगा, मज़ीद हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे। जो HCl से हाइड्रोजन आयन आ रहे थे वो ये ले रहा है, अब हाइड्रोजन आयन ये ले रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, pH ड्रॉप नहीं होगी और इस तरह से जो है ये बफर एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ये हमारे पास सारा सम हो गया इसका, ये एसिड डालने से हुआ। अब बेस डालेंगे तो बेस जो pH होगी वो 7 से ऊपर जाएगी, यानी 8, 9, 10 की तरफ जानी शुरू होगी। हमने उसको बढ़ाने से रोकना है। तो किस तरह से होगा कि जो हमारे पास ये जो इस एडिड हाइड्रोजन आयन ऑफ द बफर कंबाइन विद द OH ग्रुप ऑफ द बेस टू फॉर्म द वाटर विच इज़ वीकली डिसोसिएटेड। अब क्या हुआ कि हमने एक सॉल्यूशन के अंदर बेस डाला, ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो टेकन अप कर लिया जाएगा बाय द हाइड्रोजन आयंस ऑफ द बफर, ठीक है, जो ये बन रहे थे। ये हाइड्रोजन आयन ऑफ द बफर के साथ जो है वो मतलब बाइंड कर जाएगा और वाटर बन जाएगा। वाटर जो होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा और इस तरह से जो है वो pH जो होगी वो मेंटेन रहेगी, POH भी चेंज नहीं होगा इस तरह से। द चेंज ड्यू टू बेस एडिशन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय द बफर, ठीक है। इस तरह से जब आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेस डाला तो बफर ने उसको pH को pH के बढ़ने को रोका। दोबारा से इसको समाप्त करने जा रही हूँ कि हमारे पास बफर जो होता है वो क्या काम करता है, pH को चेंज करने से रोकता है। अब सपोज करें हमारे पास किसी भी एक ऐसे एक सॉल्यूशन है जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसकी pH 7 है। हमने उसके अंदर जब एसिड डालना है तो एसिड डालने से उसकी pH ड्रॉप होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, 7 से नीचे जाना शुरू हो जाएगी। बफर का काम क्या है, उसको 7 से नीचे नहीं लेके जाना देना, उसको 7 पे ही रखना है। किस तरह से करेगा कि वो जो हमने एसिड डाला है उसके हाइड्रोजन आयन को लेता रहेगा। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो अपना प्रोटॉन दे देता है। अब जब ये प्रोटॉन दे रहा है, भाई हमें प्रोटॉन नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये एसिटेट आयन जो है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा और जब इस हाइड्रोजन आयन को ले लेगा तो pH नहीं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, pH गिरेगी नहीं और pH 7 पे ही रहेगी। अब फिर उसी तरह से हमने 7 वाला ही सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जब हम बेस डालेंगे तो pH कंसंट्रेशन आयन जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी और pH जो है वो बढ़ेगी, यानी 7 से आगे की तरफ जाना शुरू होगी, 8, 9, 10 इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हमें ये नहीं चाहिए, तो किस तरह से होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है और ये जो हाइड्रोजन आयन है बफर सॉल्यूशन का, ये दोनों आपस में मिलेंगे, वाटर बन जाएगा। आपकी जो है वो pH जो होगी वो बढ़ेगी नहीं, और जब pH बढ़ेगी नहीं तो इस तरह से बफर एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ये अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा।
अब हम बॉडी के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से बफर सिस्टम जो है वो काम कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर की अगर आप बात करो तो ब्लड जो है वो एक बफर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। किस किस तरह से? उसके अंदर बाइकार्बोनेट बफर होता है, फॉस्फेट होता है और प्रोटीन बफर होता है। इंट्रा सेलुलर यानी प्रोटीन के अंदर सेल के अंदर की अगर आप बात करोगे तो फिर इसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट बफर होता है और प्रोटीन बफर होता है। अब बाइकार्बोनेट किस तरह से काम करेगा? सेम वही बफर है, तो बफर मतलब वीक एसिड होगा और उसकी बेस होगी, यानी कार्बोनिक एसिड होगा और उसकी सॉल्ट होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट बन गया और हमारे पास वीक एसिड क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड, जो कि बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, दिस इज़ द सॉल्ट और दिस इज़ द एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट या प्रीडोमिनेंट बफर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, पर्टिकुलरली प्लाज्मा का, यानी ब्लड के अंदर हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास मेटाबोलाइट का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड बना देता है। ये कार्बोनिक एसिड अपने आइंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आइन और ये HCO3-। अब ये डिसोसिएट हो गया तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को हमने जब रीराइट किया तो हमने बेसिकली क्या करना है? पीएच जो है वो मेंटेन करनी है, या पीएच जो है उसको एक रेंज के अंदर रखना है। तो फिर हमारे पास इस इक्वेशन को हमने ये H हाइड्रोजन आइन को हमने यहीं रखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आप लोग खुद अपने हाथ से करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इतनी मैथ्स तो आपको ऑब्वियसली आती होगी, आप लोग FSC मैट्रिक तक तो कम से कम करके आए होंगे। अच्छा जी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ये H2CO3 एसिड जो है ये आपका K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के राइट साइड पे आके डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। इस इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दिया, K को अलग कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमने लिख दी। अब ये Ka जो था वो हमारे पास, इसको लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी? मतलब हमने क्या करना है? पीएच करना है, तो इसको हम अब क्या करेंगे? पीएच हमारे पास क्या थी? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या लॉग इंटू 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब हम इसको क्या करेंगे? लॉग इंटू 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेकर आएंगे, यानी लॉग से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो फिर हमारे पास जो नई फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की वो क्या होगी? log into 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू इज इक्वल्स टू log into 1/, Ka प्लस ये जो था ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। ये मतलब ये आपका जो कॉन्जुगेट बेस थी ये ऊपर चली जाएगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया, और ये उलट जाएगी, और ये जो एसिड होगा ये नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपको पता है कि log into 1/, Ka जो होता है वो pKa के बराबर होता है, और log into 1/, H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? pH के बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल्स टू pH, ये pH के बराबर है सारा, और इधर हम इस सारे की जगह पे pH लिख सकते हैं, इस सारे की जगह पे हम pKa लिख सकते हैं। तो हमने यही किया कि pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय AC। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? दोबारा से हेंडरसन हाइजेलबर्ग इक्वेशन बन गई, जो कि किसी भी फॉर एनी ऑफ द बफर सॉल्यूशन हम कर सकते हो। तो इन जनरल टर्म्स या इन जनरल हमने क्या देखा कि पीएच जो है वो किसके बराबर है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमारे पास लॉग ऑफ क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। ये हमारे पास था जनरल। ठीक है, अब हमने ब्लड के अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 होता है, और मतलब अब ये किस तरह से काम करेगा? एज अ बफर किस तरह से काम करेगा? तो फिर हमें पता है कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उसने बताई हुई है कि 24 मिलीमोल पर लीटर होगा, जिसकी रेंज जो है वो 22 to 26 होती है। कार्बोनिक एसिड किस तरह से बनता है कि हमारे पास जो मेटाबोलाइट्स होते हैं सेल का, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है? वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिपेंड करती है ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम सपोज करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 है, ठीक है,
40 को जब हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के साथ यानी पी के आप सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के साथ आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 40 इंटू 0.03, तो जो आपके पास एसिड की आ जाएगी कंसनट्रेशन वो हमारे पास क्या होगी 1.2 मिलीमोल इंटू लीटर। पिछली क्वेश्चन को अगर आप देखो तो पीएच जो था वो बराबर था इक्वल था पी के ए प्लस लॉग इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिड। अब बेस हमारे पास थी 24 हमने सपोज कर ली थी, ठीक है, और ये हमने एसिड निकाल लिया, वो हमारे पास क्या हो गया 1.2 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब जब इस तरह से आप देखोगे तो फिर हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड जो रेशो है वो कितनी आ गई है 20:1, यानी बाइकार्बोनेट सॉल्ट 20 टाइम्स ज़्यादा है या वो उसके 20 मॉलिक्यूल्स होंगे जबकि कार्बोनिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल होगा। तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड, और इस बाइकार्बोनेट बफर को हम एल्कली रिजर्व बोलते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है सॉल्ट ज़्यादा पड़ा हुआ है। और इस तरह से ये हमारे पास अब ये सॉल्ट ज़्यादा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करेगा। अब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच ड्रॉप होगी, तो इस तरह से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है एज अ बफर, और इसको हम एल्कली रिजर्व भी बोलते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो पीएच को डिटरमिन करते हैं, और इस तरह से जो है वो हम जब ये दोनों बैलेंस में होंगे तो फिर हम इसको जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है वो हमें वो सर्व करता है, वो हमें बताता है कि एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी क्या है। दोबारा से बताने चली हूँ कि हमारे पास क्या आया कि हमने देखा कि हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, या कार्बोनिक एसिड का जो है वो सॉल्ट पड़ा हुआ होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास कार्बोनिक एसिड पड़ा हुआ होता है। बेस यानी सॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या है हायर कंसंट्रेशन में पड़ी है, 20 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ द कार्बोनिक एसिड, इस वजह से ये अल्कली रिजर्व के तौर पर काम कर रहा है। अब जब इसके पास वो चीज़ ज़्यादा है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है, तो इसका मतलब जैसे ही ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी तो ये जो अल्कली रिजर्व है ये इस हाइड्रोजन आयन को खुद पकड़ लेगी, और इस तरह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी पीएच जो है वो ड्रॉप नहीं होगी, यानी पीएच ब्लड की जो पीएच है वो अपनी 7.35 टू 7.45 की रेंज के अंदर ही रहेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सिस्टम हमारे पास है ब्लड के अंदर पड़ा हुआ फॉस्फेट बफर सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आता है और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं बफर का फॉस्फेट बफर सिस्टम बनाती हैं, और ये हमारे पास मोस्टली जो होता है ये इंट्रासेलुलर बफर है, यानी सेल के अंदर ये बफर काम करता है, और ये प्लाज्मा के अंदर लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बोनिक बफर सिस्टम कम होती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉस्फेट बफर जो है वो वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव इफ़ इट हैड बीन प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन, यानी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है ब्लड के अंदर इस वजह से इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेशियो ऑफ बेस टू एसिड फॉर द फॉस्फेट बफर इज़ 4 कंपेयर्ड टू 20 फॉर द बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि ये एस्टिमेट किया गया है कि जो रेशियो है बेस टू एसिड फॉर दैट ऑफ द फॉस्फेट बफर वो कितनी है 4 है एज कम्पेयर टू द 20, यानी इस 20 से बहुत कम है। द नेक्स्ट इज प्रोटीन बफर सिस्टम। अब प्रोटीन बफर सिस्टम क्या है कि हमारे पास आपको पता है कि ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही होती हैं ब्लड के साथ साथ, वो प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन जो है वो इकट्ठे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको प्रोटीन बफर सिस्टम बोलते हैं, और ये उसी तरह से डिपेंड करता है कि हमारे पास आयोनाइजेबल ग्रुप्स की पीके क्या है, यानी आप सपोज कर लें जो हमारे अमाइनो एसिड्स थे उसके ऊपर आयोनाइजिंग कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल उसने ये बताया कि जो हमारे पास हिस्टिडीन के ऊपर जो इमिजाडोल ग्रुप लगा हुआ है, ये इमिजाडोल ग्रुप जो है वो एक इफ़ेक्टिव प्रोटीन बफर के तौर पर काम करता है, और प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है, यानी सिर्फ इसकी इतनी कैपेसिटी है बफरिंग कैपेसिटी। इसके अलावा हमारे पास हीमोग्लोबिन, हमने प्लाज्मा प्रोटीन का पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन भी जो है वो बफर
प्रोटीन बफर सिस्टम के अंदर आती हैं, और हीमोग्लोबिन भी जो है वो प्रोटीन बफर सिस्टम के अंदर आता है। और इट मेनली बफर्स द फिक्स्ड एसिड्स बिसाइड्स बीइंग इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो हीमोग्लोबिन है वो फिक्स्ड एसिड को बफर करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।